अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल। कभी कभार हमारे जज्बात की अक्कासी हमारे अल्फाज नहीं कर पाते, लेकिन फिर हमारे मुल्क के जो टैलेंटेड मौसीकार हैं, लिरिसिस्ट हैं, उनको इस तरह अपने लफ्ज़ों में ढालते हैं कि वाकई आपको लगता है कि ये मेरे दिल में जो जज्बा है उसकी इससे बेहतर अक्कासी नहीं हो सकती। खुसूसन जब हम मिली नग़मों की बात करते हैं, अपने वतन पे हमारा दिल जान सब कुछ निसार, लेकिन वाकई हमारे शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए जिस तरह हमारे मौसीकारों ने गाने बनाए हैं, उनको तरतीब दिया है, यकीनन वो हमारी यानी बहैसियत हमारी कौम की हमारे जज्बात की अक्कासी करते हैं। कल का दिन हमारे लिए एक मुश्किल दिन था क्योंकि पाकिस्तान का एक होनहार सपूत इस वतन की हुर्मत पर कुर्बान हो गया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान डे की। जो रिहर्सल्स चल रही थी उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान विंग कमांडर नुमान अकरम की, यकीनन उनके इस हादसे से, उनकी शहादत से अभी तक हम संभल नहीं पाए हैं, लेकिन कल के ये वाक़यात जो यकायक हमारी स्क्रीन्स पर सामने आए, इसने एक दफ़ा फिर हमें बता दिया कि वाकई जो शहीद का लहू है वो कौम की ज़कात है और इनकी ही शहादतों से हमारे मुल्क की बका है। आइए आपको दिखाते हैं कि कल रोनमा होने ये वाक़यात की तरतीब क्या थी, दरअसल क्या हुआ। लेट्स टेक अ लुक इन दिस रिपोर्ट। तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है। इस्लामाबाद में शक्कर पड़ियां के करीब पाक फिजाइया का F-16 तैयारा गिर कर तबाह। हादसे में विंग कमांडर पायलट नुमान अकरम शहीद हो गए। जब भी कौम को, मुल्क को एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम अपनी जान का नजराना देने से भी दरेक नहीं करेंगे और जो कुछ हो सका हम अपने मुल्क के लिए करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान पाक फ़िज़ाई के मुताबिक परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में 23 मार्च के हवाले से मशक़ें जारी थीं। इस दौरान तैयारा गैर आबाद इलाके में गिरकर तबाह हो गया। ज़िले इंतजामी, इमदादी टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेस के हुक्काम ने फौरी पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म, वजीर खारजा समेत सियासी रहनुमाओं और अहम शख्सियात की जानिब से शहीद पायलट को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में शहीद पायलट के लिए दुआएं की गई। आज पाकिस्तान और उसकी पूरी टीम विंग कमांडर नुमान अकरम को खिराज तहसीन पेश करती है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का हमेशा से यह वतीरा रहा है कि अगर आखिरी इस तरह का लम्हा आ जाए कि आपकी जान पे बनी हो, लेकिन उस वक्त भी जो चीज़ मलूज़ खातिर रखी जाती है वो कौम की बका है। आपको बताते चलें कि ये फ्लाई पास्ट, क्योंकि इस्लामाबाद में इसकी तैयारियां चल रही थी, रिहर्सल्स थी, और आप जानते हैं कि कैपिटल सिटी है, आबादी यहाँ पे ज़्यादा है, फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बसीज़, इट्स द कैपिटल सिटी। लेकिन उस वक्त भी इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अव्वलीन अपनी तरजीह रखना कि अगर ये जहाज़ इसको संभाला नहीं जा रहा है, इसमें फ़नी ख़राबी पैदा हो गई है, तो उसको गैर आबाद इलाके में क्रैश किया जाए। आपको बताते चलें कि ये इतनी लो फ्लाई कर रहा था, विंग कमांडर नुमान अकरम ने अपने आप को इजेक्ट किया और हमारे पास तो देखें अनएडिटेड फुटेज भी पहुँचती है। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट येस्टरडे कि वाकई उस वक्त भी अपने जहन में ये रखना कि लोगों की ज़िंदगियाँ जिस हद तक हो सके पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत करनी है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट सेट्स आर जवान्स अपार्ट, आर शाहीन्स अपार्ट। इनके बारे में इनको खिराज तहसीन पेश करते हुए हम आपके सामने ये रिपोर्ट रखना चाहते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट आर हीरो विंग कमांडर नुमान अकरम साहब। लेट्स टेक अ लुक। पाक फिजाइया का बहादुर सपूत नुमान अकरम सन 2000 में GD पायलट कोर्स से पास आउट हुए। ताल्लुक सरगोदा में तैनात 9 स्क्वाड्रन से था। नुमान अकरम ने 2019 में इंटर स्क्वाड्रन असला साजी के मुकाबले में शेर अफगन ट्रॉफी अपने नाम की। नुमान अकरम को यह एजाज भी हासिल रहा कि उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ के साथ F-16 तैयारे में उड़ान भरी। आर्मी चीफ ने शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, वतन अजीज की हिफाजत की खातिर जान से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। अल्लाह ताला शहीद को अपनी जवारे रहमत में जगह दे।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान ने भी शहीद विंग कमांडर को खिराज अकीदत पेश किया। One of the finest jet fighter pilots that we have, and of course जब हम बात करते हैं शेर अफगान ट्रॉफ़ी की, ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है। इसके अलावा भी हमने बताया कि इनकी ज़िंदगी, इनका करियर माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे गोल्ड स्टार से भरपूर था। आखिर में आपको दिखाना चाहेंगे कि किसी भी लम्हे मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार ये माहिर सपूत, ये बहादुर सपूत अपनी कौम के क़याम क्या पैगाम देना चाहते हैं। इन्हीं के अल्फाज, इनकी शहादत से कुछ अरसा कबल इनका एक टेलीविज़न इंटरेक्शन थी। क्या कहा पाकिस्तान के नौजवानों को, क्या कहा पाकिस्तान के शाहीनों की तरफ से ये पैगाम हमारी कौम के लिए। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जब भी वो मुल्क को एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम अपनी जान का नजराना देने से भी देरी नहीं करेंगे और जो कुछ हो सका हम अपने मुल्क के लिए करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम जारी रखें, बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल महफूज हाथों में, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ द होल पाकिस्तान। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। पाक धरती की शान विंग कमांडर नोमान, जिन्होंने आज भरी आखिरी उड़ान, आबादी को बचाते हुए वतन पर हो गए कुर्बान। नोमान अकरम की ख्वाहिश पूरी हुई, रब्बे करीम ने शहादत नसीब की। दिस रिजॉल्व, दिस स्पार्क, यानी बात करें तो आपको लगे कि वाकई लम्हा लम्हा, एक एक सांस मुल्क के लिए, मुल्क के नाम की गई है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आज का आगाज़ करते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और पूरी दुनिया में इस वक्त हम देख सकते हैं कि बेशतर ममालिक कोरोना की लपेट में हैं, और उनको जिनको आप शुमार करते थे द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, यूरोप की अगर बात की जाए, इटली इज़ ऑन अ कम्प्लीट लॉकडाउन, चाइना में सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन यूरोप में इसके लिए सख्त तरीन मेजर्स लिए जा रहे हैं। बार बार शहरियों को ये रिमाइंड किया जा रहा है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें। एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल को आपके सामने रखती है। मुख्तलिफ ममालिक कोरोना से किस तरह फाइट कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक। वायरस से सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी। हलाकतें 291, जबकि 8,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सदर रूहानी को वायरस के खिलाफ मुहिम का सरबराह मुकर्रर कर दिया, जबकि कौम से मजीद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील कर दी। उधर अमेरिका में वायरस से 31 हलाकतें और मुतासिर अफराद की तादाद 1000 हो गई। न्यूयॉर्क में अमेरिकी नेशनल गार्ड के दस्तों को तलब कर लिया गया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि वायरस की तशखीस के लिए मुझे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, मामला इतना बड़ा नहीं, जल्द इससे निमट लेंगे। इंडोनेशिया और पानामा में पहली हलाकत, जबकि बोलीविया और तुर्की में पहला केस सामने आ गया। जर्मनी में अब तक 1400 केसेस सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब, बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात में भी केसेस की तादाद बढ़ रही है। जी आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल भी रिमाइंड किया था। अच्छा, इसको बताने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था। अब मैं देख रही हूँ कि मार्केट में इवन सैनिटाइजर्स शॉर्ट हो रहे हैं। सो प्लीज़ आप ये जहन में रखा करें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी इज़ नॉट अ सोल्यूशन। वी टेंड टू ड्राइव अप द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, लेकिन हाँ, बार बार इस्तेमाल करते रहें, हाथ धोते रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें। हम ये भी जानना चाहेंगे कि शहरी इंतज़ामिया ने, ज़िली इंतज़ामिया ने, हमारी प्रोविंशियल इंतज़ामिया ने इसको निपटने के लिए क्या कुछ किया है। आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त सिंध में हैं। तो सिंध क्या मेजर्स ले रहा है, ये बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दुर्र शहवार। आप फिजिशियन भी हैं और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को भी देख रही हैं एट द मुर्शिद हॉस्पिटल। थैंक यू दुर्र शहवार फॉर बीइंग है। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सलमा तारिक। अच्छा, आई थिंक द अदर नेम्स हैव बीन गिवन। आई हैव सलमा विद अस एंड वी आल्सो हैव दुर्र शहवार विद अस। सो सलमा, मुझे ये बताइएगा कि अभी तक की इतलात के मुताबिक कल डॉक्टर अज़रा पेचो ने इसके ऊपर इनकी चीज़ों को ज़रा मुआयना भी किया था। उनकी तरफ से जो तजावीज़ दी गई हैं, फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट एयरपोर्ट,
जिना एयरपोर्ट पे क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इंतज़ामात के हवाले से ये है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन में है, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से भी, और बहुत सारे इनिशिएटिव और स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ऑन अराइवल जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो सिंध गवर्नमेंट ने ही रिटन रिक्वेस्ट एक फेडरल गवर्नमेंट को दी है कि इधर एक क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई जाए, ताकि अगर ऑन अराइवल पैसेंजर्स में किसी में सस्पेक्टेड या कन्फर्म्ड केस ऑन टेस्टिंग निकल आता है तो उसको वहीं पे क्वारंटाइन किया जा सके। इसके अलावा एम्बुलेंसेज एयरपोर्ट पे मौजूद हैं ताकि उनको सेफली डिस्पैच किया जा सके नियर बाय हॉस्पिटल जहाँ पे ये सर्विसेज मौजूद हैं। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग सलमा, आपको नहीं लगता कि अगर यानी नॉट टू पॉइंट फिंगर्स एट दिस पॉइंट, लेकिन जनवरी से हम इस केयर में चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमें पता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जिना एयरपोर्ट पे ही लैंड करती हैं इन पाकिस्तान, वी शुड हैव डन दिस मच अर्लियर। आपका क्या ख्याल है? देखें, गवर्नमेंट बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रही है। लाइक हमने देखा कि चाइना के स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम तक वहीं पे रखा गया ताकि सेफ्टी रह सके उन लोगों की भी और हम लोगों की भी। तो गवर्नमेंट ने जब देखा कि कौन सा एक इनिशिएटिव या स्टेप लेना चाहिए, सो दे हैव डेफिनेटली टेकन द स्टेप ना। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करते हैं तो कराची से बाहर भी गडाप टाउन में एक वुमेंस हॉस्पिटल था दैट इज़ पर्टिकुलरली 50 बेडेड, और उसको उन्होंने पूरा प्रॉपरली डेडिकेट किया है कि आइसोलेटेड या सस्पेक्टेड जो पेशेंट्स होंगे कोरोना वायरस के उनके लिए डेडिकेट किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं बिल्कुल वहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बताना चाहती हूँ कि इवन दो आई वाज प्रोबिंग द फैक्ट कि ये हेल्थ टेस्ट, ये क्वारंटाइन टेस्ट पहले बननी चाहिए थी, बात यह है कि अगर ज़ायरीन जिनको कहा जा रहा है कि ज़्यादातर ऐसे अफेक्टेड एरिया से आ रहे हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स उन ममालिक से आने वाले लोग जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं, आपको बताती चलूँ कि जब आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं हो सकता है उस वक्त ये वायरस काफ़ी डॉर्मेंट है, तो ये बताएगा ना आपको कोई सिम्टम्स शो हो रहे हैं उस वक्त, ना आपको बुखार है, ना नज़ले ज़ुकाम की कैफियत है, तो डिटेक्शन करना मुश्किल है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं देख रही थी डॉक्टर अजरा पेचो की सजेशंस में कि बाहर से आने वाले लोग खुद वॉलंटरली अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें 14-15 दिन तक, ये कितना इफेक्टिव हो सकता है? देखिए, हमारे पास जो पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ से ज़ायरीन आ रहे हैं जो आउटब्रेक वाले एरियाज़ हैं, अगर वो हमारा जो इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज़ तक, तो क्वारंटीन वार्ड्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर आपको लग रहा है, जैसे थर्मल स्कैनर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमने स्कैन कर लिया कि टेम्परेचर अगर किसी भी पैसेंजर का है तो उसको क्वारंटाइन कर लिया, तो उस हिसाब से ये 14 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड अगर गवर्नमेंट उस लेवल पे नहीं भी है, हर एक पैसेंजर को आप नहीं कर सकते हो, तो मैक्सिमम अगर आप आ रहे हैं आपको पता है कि वो मतलब इंडिविजुअली आपने वो चीज़ करनी है कि उसको कैसे ओवरकम करना है, तो आप क्वारंटाइन खुद को कर सकते हैं 14 डेज़ के लिए, और उस हिसाब से फिर आपने खुद को एवेलुएट करना है कि आप कोई सिम्टम्स डेवलप करते हैं, जैसे फीवर और कफ इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जो यूजुअली मतलब फ्लू एंड बाकी जो सिम्टम्स हैं वो तो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन कफ और फीवर ऐसा है कि आप 14 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड में खुद को आइसोलेट करके देख सकते हैं। इफ़ यू डोंट डेवलप दिस द सिम्टम्स सो यू आर फ्री टू गो। यानी इसको कहने का बताने का मकसद ये हुआ कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ी सी हम अपनी हसासियत बढ़ाएं कि दिल सबका चाहता है कि फौरी तौर पर रिश्तेदारों से मिलें, बट इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। अगर आप कोई ऐसी सफ़र करके आ रहे हैं, ज़ियारत करके आ रहे हैं, वेदर भी चेंज है, तो बहुत मुमकिन है कि आपको फीवर और ज़ुकाम हो, लेकिन उसको फिर मॉनिटर करना बहुत सारी एक चीज़ ये है कि कैरियर स्टेज में अगर कोई होता है तो उसमें वो नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। कैरियर स्टेज में आप उसको वायरस को लेके चल सकते हैं, लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं है, तो सेफेस्ट है कि आप 14 डेज़ इंक्यूबेट करके खुद को क्वारंटाइन करके रखें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और ये सारे आपसे सेफ रहें। और अगर फिर उस दौरान कोई सिम्टम्स नहीं डेवलप कर सकते तो फिर यू आर फ्री। ठीक है सलमा, आप क्या कहेंगी इस वक्त जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसमें एक सबसे अहम सवाल ये बनता है कि बहुत सारे ममालिक ने कहा है कि कोरोना की टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। अगर कोई शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारी इतलात के मुताबिक अभी तक ये 7,900 से लेके 8,200 तक का टेस्ट आपको पड़ता है, क्या हुकूमत ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी सस्पेक्ट को आप ये टेस्ट करवा सकते हैं? अच्छा, डेफिनेटली स्टार्ट इस बात से करते हैं कि अभी जो है हमारे पास टेस्ट किट्स लिमिटेड हैं जो कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट हॉस्पिटल्स को दी हैं,
तो उसके अंदर ये है कि पहले ये रखा जा रहा है कि एक इनिशियल स्क्रीनिंग हो जो कि एंटी रैपिड टेस्ट कहलाता है। आगा खान इज़ डूइंग इन अराउंड आई थिंक 1 या 2000 के बिटवीन उनकी रेंज है। इसी तरह हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल में अवेलेबल है, दैट इज़ फॉर 3000। उसके अलावा भी कुछ हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये मौजूद है। अगर उस रैपिड टेस्ट पे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो देन वो उसे प्रोसीड या फॉरवर्ड करते हैं एक फाइनल डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जो कि कोविड-19 के नेम से, जो डेफिनेटली आपने पहले ही प्राइसेस बता दी हैं। लेकिन येस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फ्री में कर रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल इज डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यू टॉकिंग अबाउट द एंटी रैपिड टेस्ट या जो एंटी रैपिड एज वेल एज कोविड-19 क्लियर करते हैं, यानी इसका एक प्रोसीजर बना दिया गया है क्योंकि एक्चुअल टेस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप पहले एंटी रैपिड टेस्ट करा सकते हैं जो एनीवेयर बिटवीन 1000 to 3000 अवेलेबल होता है। अगर वो पॉजिटिव है तब फिर आपको कोरोना टेस्टिंग की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि कल हमने देखा मुर्तज़ा वहाब साहब ने अनाउंस किया है कि तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए गए हैं। फिर आपने यहाँ पे जिक्र किया गडाब का जो कि शहरी आबादी से थोड़ा दूर है, वहाँ पे भी आइसोलेशन वार्ड मौजूद है। आपको लग रहा है कि इंतज़ामात तसल्ली बख्श हैं? इंतज़ामात बिल्कुल तसल्ली बख्श हैं। WHO के जो हमारे चीफ कंट्री हैं डॉक्टर पलीता नेम है उनका, एंड उन्होंने अभी पंजाब के भी रिसेंटली कुछ चीज़ों को रिव्यू किया कोरोना वायरस के हवाले से, और उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन जाहिर की है कि जो अरेंजमेंट्स ओवरऑल किए गए हैं। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रही है इसके हवाले से। एक तो देखें गवर्नमेंट हो गई, और उसके अलावा सिंध हेल्थ केयर जो है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सारे हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेशन में हैं। हेल्थ केयर जितने भी गवर्नमेंट हो आइदर प्राइवेट हो, और उनसे वो ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं, आपकी क्या प्रिवेंशंस हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप खुद भी देख सकते होंगे कि अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं। मीडिया इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, इस बारे में बहुत अप्रिशिएटिव चीज़ है कि वो बिल्कुल सही एक इन्फॉर्मेशन एक पब्लिक को पहुँचा रहे हैं, बिकॉज यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे ह्यूज नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल। और इस वक्त ये कहना मेरे ख्याल में जितना इसको स्ट्रेस किया जाए वो कम है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात कीजिए। लेकिन दुरे चलते चलते कुछ 2-3 पॉइंट्स जो लोग बहुत ज़्यादा देखिए, ये जो सीज़न है उनकी ख़रीदारी भी है। सॉरी, बल्कि पहले मौसम से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा था कि मौसम गर्म होगा तो ऑब्वियसली ये वायरस का फैलने के जो चांसेस हैं, जो इसकी इन्फेक्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। सर्दी वापस आ गई है, क्या हमें मज़ीद मोहतात होना चाहिए, और आप उसके लिए कोई अगर टिप्स देना चाहें? जी बिल्कुल। एक्चुअली जो हमारे, अगर हम इसको सम अप करें तो वही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपने जितने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वही इसका एक फ़िलहाल, अगर हम मास ऑन द मास हम बात करें कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, अवेयरनेस सेशन से, और जो कम्युनिटी इलिटरेसी जहाँ बहुत ज़्यादा है, जहाँ लोगों में इतनी आगाही नहीं है, उन पे हम सेशंस, अवेयरनेस सेशन करवा के उनको यही बता सकते हैं कि आपने प्रिवेंशन करनी है। उसमें सबसे पहले हैंड हाइजीन है आपकी, फ्रिक्वेंटली आपने हैंड वॉशिंग करनी है। सेकंड, आपने उसमें अपना रिस्पायरेटरी एटिकेट्स लाइक आपने छींकना, और आपने खांसी है तो आपने किस तरीके से दूसरों को महफूज रखना है। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस आपने रखना है, मतलब क्राउडेड प्लेसेस में जाने से और मॉल्स में, इस तरीके चीज़ों से। ये 3 आपके बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आप लेंगे तो आप मतलब इन अ मास आप खुद को थैंक यू सो मच डॉक्टर दुर्रा शहवार एंड सलमा फॉर बीइंग हियर। बहुत वैलिड इन्फॉर्मेशन है। एक दफ़ा क्विकली रिपीट कर देती हूँ। हैंड हाइजीन का ख्याल रखना, यानी हाथ को बार बार धोइए या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। छींकते या खांसते वक्त आपके सोशल एटिकेट्स आपको पता होना चाहिए। मुंह, नाक, कान को आप कवर ज़रूर कीजिए। नज़ले ज़ुकाम की अगर कैफियत आपको है, ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो मास्क ज़रूर पहनिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका सोशल डिस्टेंस, यानी कोई भी क्राउडेड जगह को अवॉइड कीजिए, लोगों से बहुत ज़्यादा करीब मेल मिलाओ कम कीजिए। आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स राइट नाउ। एक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान से का, यानी आपकी मुलाकात कराते हैं एक होनहार पाकिस्तानी से। इनके बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन आपको बताती चलूँ कि शी इज़ द फर्स्ट फीमेल एरोस्पेस इंजीनियर फॉर पाकिस्तान, और इन्होंने एक पोल्यूशन फ्री इंजन डेवलप किया है एयरप्लेन्स के लिए। जाहिर सी बात है, हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, पोल्यूशन की, तो ये हमारी रियलिटी है। एनीबडी हु इज़ डिवोटिंग हर energies into coming up with a solution is our hero। सबसे पहले इनके बारे में दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट, फिर इनसे मुलाकात करवाते हैं। जी, मुलाकात करते हैं डॉक्टर सारा कुरैशी से। अस्सलाम वालेकुम सारा एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। जी वालेकुम सलाम।
सारा, मुझे बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ सच अ प्रेसिंग इशू फॉर दिस जनरेशन और सारी दुनिया सर जोड़ कर बैठी है कि उसके लिए बेहतरी कैसे आ सकती है। ख़ास तौर पे द पोल्यूशन दैट इज़ बाय एयरप्लेन्स, इसके बारे में कहा जाता है कि इट्स अ डाइंग इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों को जल्द अज जल्द ह्यूमैनिटी को ये पता चलेगा कि जो फ्यूम्स और जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, उसकी वजह से एयरप्लेन्स को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पास ये इंस्पिरेशन कैसे आई कि जिसको जिम्मेदार करार दिया जा रहा है उसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए? हाउ वर यू इंस्पायर्ड टू कम अप विद दैट? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली वी नीड टू लुक फॉर सॉल्यूशंस, बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री को ख़त्म कर देना जो है इज़ नॉट रियली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और अब फ्लाइंग जो है वो इतनी इंटेंसिव हो गई है कि उसको आप, देयर इज़ नो वे कि आप कहें कि दुनिया फ्लाई करना छोड़ दे। तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए ही कोई सोल्यूशन ढूंढना है और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन ढूंढना है, सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढना है, ताकि हम जो फ्लाइंग है उसको कंटिन्यू भी कर सकें और उसको इन्वायरमेंटली सेफ बना सकें। सही। सारा, इस वक्त की तहकीक और ये जो आपका प्रोजेक्ट रहा है, इट्स ब्रिलियंट टू नो कि ये एक तरह से पोल्यूशन के मसले को, ग्लोबल वार्मिंग को सॉल्व करेगा। हम अभी सुन रहे हैं जैसे मिडल ईस्ट की अगर बात की जाए, दुबई में क्लाउड सीडिंग होती है, तो क्या द टेक्नोलॉजी दैट यू आर यूजिंग इज सिमिलर या वो फ़र्क है इससे? यानी ये एयरप्लेन या ये इंजन? यू सी, ओके, सो विद क्लाउड सीडिंग जो है ना, सीडिंग इज बेसिकली कि अगर आपके पास बादल मौजूद हों और वो बरस ना रहे हों, उनके अंदर वो आबी बुखारात हों, वो मॉइस्चर हो, लेकिन इट्स नॉट कन्वर्टिंग इनटू रेन, तो आप उसमें एक सीडिंग, कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में बुखारात हैं वो इकट्ठे होके पानी का कतरा बना दे। लेकिन उसके लिए आपको बादल का होना और उन बुखारात का होना ज़रूरी है। ये क्लाउड सीडिंग है। लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली ये है कि जो धुआं है इंजन का, उसके अंदर जो बुखारात हैं उनको इंजन के अंदर ही पानी में तब्दील किया जाए और जहाज़ के ऊपर ही स्टोर किया जाए, और फिर जब आप मौसमी निज़ाम के अंदर आएँ लैंडिंग के करीब, तो उस वक्त उनको बारिश की शक्ल में खारिज कर दिया जाए। और दूसरी एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो मौसमी निज़ाम है वो सारा 2000 मीटर के नीचे होता है। जब ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती हैं, जो तवील परवाज़, दौरानिया की परवाज़ होती है आपकी 8-10 घंटे की, तो वो आप 10,000 मीटर की बुलंदी पे करते हैं। और उस वक्त वहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है, अगर आप वहाँ पे क्लाउड सीडिंग भी करेंगे तो आपको बारिश नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे वो जो उस दर्जा हरारत है वो बहुत कम है, और जो दबाव है, प्रेशर है, हवा का दबाव भी है, वो भी बहुत कम है। तो सारा जो आपकी टेक्नोलॉजी है इंजन के अंदर, तो जी, तो जो आपकी टेक्नोलॉजी है जिसका आपने इस्तेमाल किया है इस इंजन के लिए, 1000 फीट की बुलंदी पर भी हो, उस वक्त ये किस तरह यू नो इट इंश्योर्स कि द रेन विल एक्चुअली कम डाउन टू द ग्राउंड? जी, बिकॉज आप उस जो बुखारात हैं उनको जहाज़ के ऊपर ही जमा कर रहे हैं, और फिर आप उनको नीचे जब आप मौसम के निज़ाम के अंदर एंटर होते हैं लैंडिंग से पहले, उस वक्त खारिज कर सकते हैं। सही। मुझे ये बताइएगा सारा कि एक खदशा लोगों के जहन में होगा कि क्या ये बारिश, यानी इस एयरक्राफ्ट से इंड्यूस होने वाली बारिश कहीं इंसानी ज़िंदगियों के लिए मुज़िर तो नहीं है, या उसको आप कैसे आंसर करेंगी? नहीं, मुज़िर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ ये उसी तरह की बारिश है जैसे एक आम, ये भी जैसे पानी के बुखारात इकट्ठे होकर पानी का कतरा बनाते हैं, तो इसी तरह इंजन के अंदर भी वही बुखारात हैं और इनसे पानी का कतरा बन रहा है, और उसी प्रोसेस से बन रहा है जो कि नेचुरली बनता है, जो कि आपकी कंडेंसेशन जिसको हम कहते हैं। तो अगर जब आप उस पानी को खारिज करते हैं, तो जैसे एक आम बारिश होती है, वो हवा में से जो भी गैसेस हैं या पोल्यूशन है उसको जज्ब कर रही है अपने अंदर, तो इसी तरह जितनी साफ आपकी दूसरी बारिश है उसी तरह का ये पानी होगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि ये जो एक पानी के बुखारात जब आसमान में 10,000 मीटर की बुलंदी पे खारिज होते हैं, तो वो एक मसनूई बादल बना रहे हैं जो एक तह जमा रहा है ज़मीन की
सतह पे, और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, आलमी हिद्दत बढ़ रही है, गर्माइश बढ़ रही है, तो उसको सबसे पहले ये ख़त्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपका क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में। आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव दैट यू टेकन, और आपने बहुत एक सही फील्ड चूज़ की है वे यू आर डिवोटिंग योर एनर्जीज। सारा, आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि आफ्टर दिस व्हाट इज़ द नेक्स्ट फोकस एरिया फॉर यू? अब आगे क्या करना चाहेंगी? आगे ये है कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं इनको डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। अभी जैसे हमने एक छोटे पैमाने पे इसको डेवलप करे हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग होगी, फिर इसको एक बड़े जहाज़ के लिए बनाया जाएगा, फिर उसको आसमान में हम टेस्ट करेंगे। पहले जहाज़ की जितनी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ज़मीन पे टेस्ट होती हैं, उसके बाद उनको आसमान में लेके जाया जाता है। तो ये एक इस तरह ये सफ़र है जो चलता रहेगा, और इसी तरह मज़ीद आगे इजादात आएंगी मुख्तलिफ़ जहाज़ों से रिलेटेड और जहाज़ के इंजन से रिलेटेड, जो हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा फॉर बीइंग हियर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। लेते हैं जी अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जी जो इस वक्त बेयकीनी की सी फ़िज़ा है कि क्या स्कूल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, और जब हम पूरी दुनिया से न्यूज़ आती भी देखते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, यकीनन लोगों के खदजात भी बढ़ जाते हैं। ख़तरा ऐसा लगता है कि बिल्कुल सर पे मंडला रहा है। ख़ास तौर पे अगर वालिदैन की बात करूँ, दे आर वेरी वरिड कि क्या बच्चों को स्कूल अगर खुल जाए तो जो भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। स्कूल इंतज़ामिया का इस बात पर फोकस है कि नहीं जी, यू मस्ट री ओपन द स्कूल्स बिकॉज उनका भी नुकसान हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा भी पाया जाता है। कल आपने देखा होगा ओवैस रब्बानी, हु इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जब उन्होंने यही सवालात हमारे शहर की, हमारे प्रोविंस की इंतज़ामिया से कहे। थोड़ा सा मुझे लगा कि गुस्से का लेवल ज़्यादा है, लेकिन मैंने सोचा कि ओवैस से ज़रूर बात की जाए, उनको आज शो पर बुलाया जाए। थैंक यू ओवैस फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो साइंस सरकार पर आपने इतने गुस्से के कमेंट्स दिए हैं, इतने गुस्से का बरहमी का इजहार किया है, आपको लगता है वाकई कि जो इंतज़ामात हैं वो नाकाफ़ी हैं? मुझे भी लगता है कि थोड़ा टाइमिंग का फ़र्क हो गया, लेकिन अब जो काम किया जा रहा है वो तो अच्छा है। सो योर पर्पस, आपने ये बात करने का पर्पस उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाना था या क्या इसका मकसद था, आप बताइए। आपको और मुझे ये डर तो नहीं है कि साईं बुरा मान जाएगा, मगर ये तवक्को ज़रूर है कि साईं अब कुछ भला कर जाएगा। साईं सबसे पहले तो इन अफवाहों के माहिरीन को रोके, सबसे बढ़ के इन 1.5-2 करोड़ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और फिलोसफर्स को रोके जो कोरोना वायरस के माहिरीन बन गए हैं, जो नए नए टोटके बना के दे रहे हैं। मुझे ये डर ज़्यादा है कि इन नए नए किस्म के टोटकों से कोई नई बीमारी ना निकल आए। साईं कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करे, अवेयरनेस कैंपेन्स, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स करें, जिससे लोगों को पता लगे कि क्या है ये बीमारी और कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है। और साईं डराना और डराने वाले लोगों को किनारे लगाए। दूसरी चीज जो साईं को लाजमी करनी है वो स्कूल कॉलेजेस से निकलकर अब ये बात आगे जाए, नशर हो, आपके प्रोग्राम्स ही के तहत हो। बहुत सारी गंदगी जमा है सड़कों पे, रोडों पे, नाला कटर सब बह रहा है। कोरोना को तो पता लग गया हमें, ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनको हम क्रिएट कर रहे हैं। साईं इस शहर को साफ कर दे, साईं इस मुल्क को साफ कर दे, और सबसे ज्यादा बात जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, साईं को होश में आना पड़ेगा। अब साईं को हवा से तेज भागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, क्योंकि जिसका मुकाबला साईं कर रहा है उसके लिए अब तक तैयार नहीं था। अब अगर तैयार हो गया है तो वार करे, मगर साईं बेड़ा पार करे। कि ये बात तमाम ही शहरी इस वक्त सोच रहे हैं कि फौरी और स्विफ्ट एक्शन की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है स्ट्रैटेजी मौजूद है और अब कुछ ना कुछ उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन इसको विफाक या प्रोविंस की आपसी जंग की नज़र नहीं होना चाहिए, वहाँ मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा वैसे मुझे ये बताइएगा कि स्कूल की बंदिश के हवाले से जो लोग परेशान हैं, आपकी भी इंटरेक्शन हो रही है पेरेंट्स से, मेरी भी, आपको क्या लगता है कि वाकई स्कूलों को बंद करना एक सही कदम नहीं था, और इसको जो अब रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है ना, स्कूल इंतज़ामिया, कॉलेज इंतज़ामिया, प्रोविंशियल हुकूमत से ये कह रही है कि फौरी तौर पे जी दोबारा इसको रिवर्स करें, स्कूलों को खोल दें, आप इसको कैसे देख रहे हैं इशू को?
सिद्रा, मेरे लिहाज से तो स्कूल बंद होने ही नहीं चाहिए। स्कूलों का कोई ताल्लुक नहीं है। वो कंट्रीज जो बहुत डेवलप है, जिनके एजुकेशन सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि उनकी बड़ी बड़ी छुट्टियों से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन कंट्रीज में जहां शायद जितनी यहाँ ब्रेक होती है वहां उतना पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत फ्रेश है, नया है, वो छुट्टी दे सकते हैं। हम तो 30-40 साल पुराना सिलेबस कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, हम छुट्टी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने वही रेटाफिकेशन कॉपी कल्चर तो आगे करना है। सबसे बड़ी बात, ये अफवाह ही गलत है कि ये वायरस बच्चों पे ज्यादा अफेक्ट करेगा, बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। मुझे बताइए कितना परसेंट है बच्चों को अफेक्ट करने के लिए? 0.9% 100 में से इस वायरस ने बच्चों पे अफेक्ट किया। ये एक सच है। नहीं, यहाँ पे आई एम सॉरी, मैं अग्री नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि वल्नरेबल तो हम सभी लोग हैं, और बच्चों से मेरे ख्याल में उनकी वल्नरेबिलिटी इस बात पे नापी जा रही है कि आप उनका एक तो क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, आप उनको रोक नहीं सकते, बच्चा बेध्यानी से अगर करीब पर चला जाए। फिर जो इस तरह हैंड हाइजीन की यहाँ पे बात हो रही थी, नज़ला ज़ुकाम की बात हो रही थी, कल हमने ये बात स्टैब्लिश की है कि अगर कोई कैरियर है, खुदा ना खासा कोई बच्चा अगर कोरोना वायरस में है, और अभी गिलगित बल्तिस्तान का ही आप केस देख लीजिए, 14 साल के बच्चे में तशखीस हुई है। मेरे ख्याल में एक एहतियाती तदबीर के तौर पे बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है कि आपका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर ये ज़ायरीन में से बच्चे भी शामिल हैं, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज एक बहुत ही अहम इशू। हम किसी की तारीफ़ करते हैं ना, तो आपस में इतने अब दिलों में हमने कहीं ना कहीं गंद भर के रख लिया है कि हमें लगता है कि तारीफ़ सच्ची नहीं है। कोई काम है, कोई मकसद है जिसके लिए बटरिंग की जा रही है, मक्खन लगाया जा रहा है, लेकिन दरअसल हर इंसान उस वैलिडेशन का, उस इमोशनल सपोर्ट का, तारीफ़ का, एक्नॉलेजमेंट का भूखा है। और ये वो वाहिद चीज़ है जो आप पैसे से ख़रीद नहीं सकते, और जो सच्ची तारीफ़ होती है वो आपको बुरे से बुरे हालात में, कठिन से कठिन मुश्किल से निकाल सकती है। कहा जाता है ना कि अगर पूरी दुनिया भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए, कोई एक शख्स अगर आपका साथ दे रहा है तो, और आपकी हिम्मत बंधा रहा है, तो आप दुनिया में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। और वो करता है क्या है? उसने कोई आपको स्पेशल मंजन थोड़ी देना है, वो आपकी तारीफ़ ही करता है, आपका हौसला ही बढ़ाता है। तो कहने का मकसद ये है कि तारीफ़ के दो बोल, दो मीठे बोल क्या वाकई इंसान में एनर्जी पैदा कर सकते हैं, और हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स में हम इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने घर वालों के फ़ायदे के लिए। इसमें ऑफ कोर्स हम थोड़ा झूठी तारीफ़ का भी जिक्र करेंगे कि जब तारीफ़ झूठी हो तो क्या वो भी उतनी ही मौसर होती है या नहीं। ये तमाम इशूज़ एंड अ लॉट मोर आप भी कॉल कीजिए, बताइए कि क्या हम किसी चीज़ की आजकल तारीफ़ भी करते हैं। मुझे तो लगता है हमारा एक कौमी रवैया बन गया है कि हमें हर चीज़ ही बुरी लगती है और हम हर चीज़ की कंप्लेन कर रहे होते हैं। जब ग्रेटफुल नहीं होते तो वही चीज़ बढ़ती चली जाती है। आज ये सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। आप भी जब इनकी बातें सुनते हैं तो ना सिर्फ हमें गाइडेंस मिलती है, रहनुमाई मिलती है, बल्कि सबसे बढ़कर ये कि एक पॉजिटिव फील, एक एनर्जी आपके पास आती है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया। और आज देखें इत्तेफाक ऐसा कि आपकी और मेरी एक्सक्लूसिव बैठक लग गई है। इमरान भाई, मुझे बताएं, तारीफ़ हर इंसान को पसंद है, लेकिन कैसे अंदाज़ा लगाएं कि अगला बंदा जो तारीफ़ करने वाला है वो जेन्युइन है आपके साथ? देखिए, पहले तो बड़ी काबिल सताइश बात है आपकी कि आपने एक अहम मौजू को चुना, और अगर आप इजाज़त दें तो आपने जो बात कही है कि हर इंसान को इसकी ज़रूरत है, और अगर मैं थोड़ी सी जिसारत करके इससे आगे कुछ कह सकूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस हिदायत का सिलसिला शुरू किया और कुरान पाक का जो है आगाज़ किया सूरह फातिहा से, तो एक ही दुआ जो है वो इंसान के लिए कहा कि मांगो, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत का रास्ता बता दे। और उसका जवाब पूरा कुरान पेश हो गया। लेकिन आप इसकी इस सूरह फातिहा का आगाज़ कहाँ से शुरू हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ए मेरे रब आपकी तमाम हम्द है, आपकी सारी सना है। अर्रहमान रहीम, आप ही रहमान है, आप ही रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, सारी जो अदालत है वो आपकी है, सारा जो दुनिया है वो आपकी है, आखिरत जो है वो आपकी है, इंसाफ आपके पास है, सब कुछ आपके पास। ये क्या हो रहा है? तारीफ ये अल्लाह ने बताया, क्या बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की आपने तारीफ हर लिहाज से की, और उसके बाद फिर आपने एक दुआ की है कि जी मुझे वो रास्ता बता दे। फिर अगर आप चलें तो अल्लाह तबारक व तआला ही के बताए हुए तरीके के ऊपर है कि जी आपको अगर दुआ मांगनी है ना, तो पहले ज़रा मेरे महबूब की भी तारीफ़ करें, उन पे भी आप दुरूद जो है वो भेजें। अब क्या हुआ कि जब हमें ये सिखाया गया कि भाई दुआ भी अगर करनी है तो फ़ौरन पहले दुरूद पाक पेश करना है, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला को
पसंद है। तो अब मुझे ये बात भी समझ में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला से भी मांगने का तरीका ये है कि पहले तारीफ़ करनी होगी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इंसान की हम तारीफ़ नहीं करेंगे, इंसान को एक्नॉलेज हम नहीं करेंगे? तो ये तो वो तरीक़ाकार है जिसको हम कहते हैं हमारा भूला हुआ सबक है, जो आज आपने याद दिलाना शुरू किया लोगों को कि तारीफ़ की इम्पोर्टेंस कितनी है, क्योंकि आगाज़ ही यही है। लेकिन आप मुझे बताएं कि अक्सर लोग जो बड़ा स्ट्रिक्टली चीज़ों को देखते हैं या कभी कभार मुझे लगता है तारीफ़ करने में कंजूसी करते हैं, तो एक बड़ा कॉमन जुमला कहा जाता है कि तारीफ़ तो सिर्फ खुदा की है। तो यानी इंसान की जो ये ख्वाहिश है या ये नीड है, क्या ये शैतानी वसवसा है या हमारी जिबिलत का हिस्सा है कि हमें तारीफ़ चाहिए? 100% जिबिलत का हिस्सा है। लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो भी मेरी बुनियादी ज़रूरत होगी, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो नुकसानदेह होगी। या आप नाश्ता नहीं करेंगे तो आप दिन में नहीं चलेंगे ना, लेकिन आप इतना नाश्ता कर लें तो भी नहीं चल सकेंगे। हाँ, यानी इसके अंदर वो बैरोमीटर बहुत ज़्यादा, हद से कोई भी चीज़ तजावुज़ करे तो आपके लिए नुकसान। इमोशन, अभी पहले बात हो रही थी, गुस्सा जो है, गुस्सा एक पॉजिटिव इमोशन है। देखिए, मैं तो अपनी बच्चियों को खास तौर पे सिखाता हूँ, आप जैसी बच्चियों को भी बड़ा गाइड करता हूँ कि आप इस माशरे में, जो हमारा एक माशरा है, अनफॉर्चुनेट माशरा है, ना इस्लामी है, ना फलाही है, ना इखलाकी है, कहीं कुछ भी नहीं है, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से। इसमें तो बच्चियों का गुस्सा सर्वाइवल है। अगर मैं अपनी बच्चियों को गुस्सा नहीं डालूंगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगी? बाहर भी पढ़ना भी है, काम भी करना है, प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, तो वो बच्चियाँ अपना दिफा कैसे करेंगी? अगर उनमें गुस्सा नहीं होगा तो ये खा जाएगा माशरा। तो अब ये बात ये है कि लेकिन वो अगर ऐसा गुस्सा हो जाए कि वो घर के अंदर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो जाए, तो हर इमोशन पॉजिटिव इमोशन है जब तक वो क्रॉस नहीं करता लिमिट को। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, मोहब्बत भी, लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत में अंधे हो गए या मोहब्बत में कोई इंतहाई कदम उठा लिया, कभी लोग खुदकुशी कर लेते हैं, दूसरे को मार मूर देते हैं। वो मोहब्बत जो क्रॉस कर जाए ये लेवल, वो ऑब्सेशन बन जाती है, वो भी आपके लिए नुकसानदेह। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात हो रही है। बात यह है कि ये जो हौसला अफजाई है अच्छे कामों की या किसी के अच्छे काम के लिए हौसला बढ़ाने की, ये टॉनिक का काम करता है। बड़े बड़े चैंपियन हौसला शिकनी करने से, शिकस्त से दो चार होते हैं, और बहुत से कमजोर लोग हौसला अफजाई करने से मंजिल को पा लेते हैं। तो हौसला अफजाई अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों की, अपनी बहनों की अच्छे कामों में करते रहना चाहिए। ये टॉनिक का काम करती है। इम्तियाज साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब हम अपने बच्चे की, अपने रिश्तेदार की बात करते हैं, तब तो काफ़ी हद तक हमें पता है ये टॉनिक का काम करती है। जो बेचारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ओहदेदारान हैं, सियासतदान हैं, उनकी तो हम तारीफ नहीं करते, उनको ये टॉनिक नहीं देते हम। मैडम, अगर कोई अच्छे काम की तारीफ किसी की ना करे या हौसला अफजाई ना करे तो गुनाह का काम करता है, क्योंकि इससे बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। एक आदमी सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है और हम उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय उसके लिए हौसला शिकनी करते हैं, तो माशरा मुल्क तरक्की करने के बजाय कमजोरी की तरफ चला जाता है। और ये बॉस और ऑफिस और हुक्मरानी की जो आपने बात की, तो इसमें बहुत सी माशी मामला भी होते हैं। बॉस को ही पता होता है अगर इसकी ज्यादा हौसला अफजाई कर दी और ये सक्सेस हो गया तो फिर बोलेगा मेरी सैलरी बढ़ाओ, मुझे ये देखिए, ये वो खौफ और इनसिक्योरिटी है जो वाकई हमें दूसरे की तारीफ नहीं करने देते। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बिल्कुल आपने सही बात की। इमरान भाई, लोग कहते हैं ज्यादा तारीफ करोगे तो सर पे चढ़ जाएगी, यानी ये तारीफ की वजह से एम्प्लॉय शायद तनख्वाह ज़्यादा मांगेगा, अपने आप को सुपरस्टार समझेगा। सास भी अपनी बहू की तारीफ करते हुए यही सोच रही होती है, ज़्यादा तारीफ कर दी तो कल को मुझे ही इसका नुकसान ना उठाना पड़े। देखिए, अमल की तारीफ करते हैं ना, हम एक अमल की तारीफ करते हैं और अमल ही की तनकीद होनी चाहिए। सही, इंसान की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन इंसान की बहसियत इंसान तनकीद नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा क्लियर एक प्रिंसिपल है कि मैं जो हूँ, मैं अपना अमल नहीं हूँ। आप बच्चे बहुत अच्छे हो, आपने झूठ गलत बोला है, आप झूठे नहीं हो। अगर मैं जाके कहता हूँ तो इसका मतलब मैं पर्सनालिटी को अटैक कर रहा हूँ कि आप झूठे हो। तो इसी तरह अगर मैं पर्सनालिटी को प्रेस करना शुरू करूँगा, खुदा बनाना शुरू करूँगा, तो गुब्बारे में हवा भरनी शुरू होगी। लेकिन अगर मैं उसके अमल को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि सर आपने ये जो गाइड किया था ये बहुत अच्छा था, सर आपने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया है, ये फैसला जो है किसी भी, जैसे भी आपने हुक्मरानों की जो है वो बात कही थी। देखिए, कुरान पाक जो है वो अपने साथियों के लिए कहता है, और ये जनरलाइज भी हो सकता है प्रिंसिपल, कि हो सकता है कि तुम्हारे साथी के अंदर कोई खामी हो, लेकिन तुम खैर कसीर तलाश किया करो। इसका मतलब ये कि उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं,
उस पर तवज्जो दिया करो। आपकी इस बात से मुझे मेरे जहन में आ रहा है कि जो भी कलमात आपके मुंह से निकलते हैं, चाहे आप किसी की तारीफ़ करें, किसी की बदख्वाही करें, किसी के बारे में कंप्लेन करें, ये उस शख्स से ज़्यादा आपकी अक्कासी कर रहे होते हैं। यानी जब आप तारीफ़ कर रहे हैं तो आप शुक्रगुजार हैं कि भाई ये अच्छा इंसान है, ये शुक्र है ये मेरी ज़िंदगी में है, इसकी वजह से मुझे ये सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो ओवरऑल आप अपनी ज़िंदगी से कंप्लेन कर रहे हैं। आई थिंक ये सोचना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, we'll be right back. अब हमारी डिस्कशन को ज्वाइन कर रही हैं उफेरा। उफेरा को आप जानते हैं एज अ होम एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। उफेरा, आपकी जब लोग तारीफ करते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि ये सच्ची भी है या झूठी है? कैसी फीलिंग होती है? बिल्कुल सजा, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी के सामने वाले। कुछ लोगों की तारीफ सुनने का आपका दिल चाह रहा होता है कि वो एडमायर आपको करे तो आप वाकई में यू फील अप्रिशिएटेड, और कुछ लोग ऐसे तारीफ कर रहे होते हैं कि लगता है कि यार ये तो सही है, ये तो हर वक्त ही करते रहते हैं। मुझे ये बताओ कि बंदे टू बंदे तारीफ का फर्क लगता है? यानी फॉर एग्जांपल हस्बैंड तारीफ करे तो उसकी बात अलग है, और फैंस अगर तारीफ करें तो ठीक है, फैंस हैं, करते ही हैं। फैंस एक्चुअली वो आपके एडमायरर होते हैं, वो आपके फैन होते हैं। हस्बैंड का ये होता है कि वो इट्स डिपेंड अपॉन द रिलेशन भी, कि आपका और उनका रिलेशन किस टाइप का है। तो मतलब लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय हस्बैंड, तो साथ मेरी कुछ चीजों को बहुत एडमायर करते हैं, कुछ को क्रिटिसाइज करते हैं। आई नो दैट इफ ही इज क्रिटिसाइजिंग इट इज पॉजिटिव क्रिटिसाइज ना, मतलब नेगेटिव क्रिटिसाइज नहीं करें। आई नीड ये वो वाली बात है कि आपको उन पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है कि इनकी फीडबैक सबसे जेन्युइन होगी। हाँ एग्जैक्टली। और अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद मैं इमरान भाई से पूछूंगी कि कई हस्बैंड इस बात पे बड़े खफा भी हो जाते हैं कि किसी और ने तुम्हारी तारीफ क्यों की। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलर से पहले बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अब्दुल वहाब बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक ठाक आप सब, आप कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र, जबरदस्त बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत प्यारा मौसम है। जबरदस्त। हमें भी देखें, हम तो कराची वाले कहते हैं ना ज़ियारत और कोयटा की हवाएं यहाँ पहुँच गई हैं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा हम भी इंजॉय कर रहे हैं। मुझे ये बताइए वहाब, क्या आप कभी इस बात पे नाराज़ होते हैं कि अगर आपकी वाइफ की या आपके किसी करीबी शख्स की कोई और तारीफ कर दे? एक होता है ना आपकी पोजेसिवनेस उसके बारे में इतनी हो। नहीं, इस बात पे तो नहीं नाराज होता, लेकिन हाँ इस बात पे जरूर नाराजगी के चांस रहते हैं कि अगर आपने किसी के लिए, चाहे वो वाइफ हो, बेटा हो, कोई और हो, बहुत ठीक ठाक एफर्ट की है और आपको बिल्कुल उस एफर्ट को इग्नोर कर दिया जाए, तो आई मीन होता है बिल्कुल ऐसा। सही, यानी आप कह रहे हैं कि तारीफ को या कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करने के भी आदाब होने चाहिए। अगला बंदा इतना भी मगरूर ना हो जाए कि समझे कि हाँ भाई ये तारीफ तो मेरी बनती ही थी। बहुत बहुत शुक्रिया वहाब साहब कॉल करने के लिए। इमरान भाई, क्या कहेंगे? किसी की तारीफ, अपने किसी की तारीफ हो तो कभी कभी जेलसी भी हो जाती है। मंगेतर की कोई तारीफ कर दे, कोई उसकी डीपी के नीचे कोई कमेंट दे के चला जाए, या लाइक के बजाय हार्ट बना हुआ हो वहाँ पे, तो बड़ा दिल को जाके चुभता है। ये भी देखेंगे ना कि वो किस पर्सपेक्टिव से ये देख रहे हैं। अब मेरी बीवी की अगर कोई तारीफ करेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बट इसकी रीजन ये है कि थर्ड पार्टी एंडोर्समेंट एंड शी बिलोंग्स टू मी। यानी अर्न्ड मीडिया दूसरी जगह से जो है एक्नॉलेजमेंट हो रही है, लेकिन है किसकी? लेकिन ये सास तो ऐसा नहीं फील करती। सास के सामने अगर बहू की ज्यादा तारीफ हो जाए, और खास तौर पे उसके पकाए हुए खाने की, उसके घर को सलीके से रखने की, तो वही सास जो पसंद करके लाई होती है गुस्सा हो जाती है। क्योंकि कंपैरिजन कंपटीशन का तनाजुर है ना। हाँ। राइट। मैंने सारी जिंदगी मैंने खिलाया, मैंने बेटे को खिलाया, मेरे घर के अंदर कुकिंग होती थी। अब वो शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है कि कंपैरिजन और कंपटीशन। आई थिंक ये पुराना कॉन्सेप्ट भी हो गया है। अब नई सासें जो है वो इस तरह से नहीं कर रही होती है समवेयर समहाउ, बल्कि वो शायद साथ में अप्रिशिएट भी कर रही होती है। नहीं, अगर देखो फहरा, अगर इस तरह हो कि सारी जिंदगी बेटे ने माँ के हाथ की निहारी की तारीफ की है, एक दिन पहली दफा बहू ने या बीवी ने जब बनाई और तारीफ कर दे तो सास को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिद्रा, ये फैक्ट है कि आप कितना ही मजे का खाना बना दे, आपके शौहर के मुंह में जो उसके माँ के हाथ का टेस्ट है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। यानी उफेरा उल्टी तरफ भी बता रही है ना कि पूरा दिन बीवी किचन में लग के खाना बनाती है और जब टेबल पे आता है वो बात नहीं है जो अम्मी की निहारी। मतलब वो बोले ना बोले, एक्सप्रेशंस ही बता रहे होते हैं। दो अलग अलग चीजों का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसी तरह कराया था। वो माँ को सिर्फ ये शिकायत थी कि ये सुबह उठ के नाश्ता नहीं बनाती है। हाँ। और बेटा मेरे हाथ का खाना नाश्ता करके जाता है। अब ज़ाहिर है बीवी 2 बजे सोती है, 3 बजे सोती है, माँ को तो नहीं पता। तो मैंने उनको खातून को समझाया, मैंने कहा कि आपका बच्चा चला जाएगा, एक वाहिद चीज़ पे अटका हुआ है कि आपके हाथ के नाश्ते के बगैर वो ऑफिस नहीं जाता।
इस पावर को मत दें किसी को। हाँ, यानी आप जिस काम को काम समझ रहे हैं, अगर हम वाकई उसको पावर समझने लगे कि यार ये तो मेरी सुपर पावर है, पावर तो जबरदस्त हो जाए। और शादी के बाद भी आपके हाथ में है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आपको बच्चा खुद ब खुद आपके हाथ में। ये पावर आप बहू को क्यों देना चाह रही हैं? बल्कि अगर आ भी जाए तो कहना बेटा तुझे रात को बच्चे की वजह से देर होगी तो सो जा, मैं बना दूं। हालांकि वो कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन उनको समझ में आ गई कि ओहो अब तो मुझे नाश्ता मैंने बनाना। और मजे की बात पता है क्या, शोहर के लिए 2 खातून खाना अच्छे खाने पकाने की कॉम्पिटिशन में आ गई है, तो अब उसके तो मजे ही मजे हैं। नहीं, ये मजे में भी ट्रिकी सिचुएशन है। अगर मुझे बताएं कि घर के किसी भी काम में दोनों खवातीन ने हाथ डाला है और अपने अपने तरीके से किया, लाइक एक तरफ मदर है एक तरफ वाइफ है, तारीफ का रेशो क्या होना चाहिए? दोनों की इक्वल तारीफ करे, बेचारा मर्द क्या करे? देखिए पॉइंट ये है कि माँ को अगर ये जाके कहना कि आप बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल फिट ही नहीं होगा ना। हाँ। बीवी के ऊपर ये बहुत फिट होगा। तुमने बाल बहुत अच्छे बनाए हैं, तुमने कलर बहुत अच्छा पहना है, तुमने ड्रेसिंग अच्छी की है, ये वाली चीज़ें बीवी भी बड़ी अच्छी फिट होंगी और उसको लगेंगी भी। मैंने आपको क्या कहा ना, अमल के ऊपर अप्रिशिएट करेंगे ना, बैलेंस करने के लिए। तो माँ के जो एस्पेक्ट्स हैं राइट, वो शफकत के, वो मोहब्बत के, वो दुआ के, वो खाने के, वो वक्त के, वो आप उसके ऊपर ज़ाहिर उसकी तारीफ करेंगे, जो कि फैक्ट है। ये आपने बड़ी गुर की बात की है कि तारीफ में भी ना एक ही जैसे, अगर आप खाने पे कंपेयर करने लग रहे हैं तब तो आपने एक ही स्किल को टारगेट कर लिया, खामखा का आपने कंपटीशन बना दिया। एक कॉलर हमारे साथ है, फिर आपकी तरफ आती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप के सारे मौजूद मेहमानों को सलाम हो। सबसे पहले याया आपकी तारीफ करनी पड़ेगी कि आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं और आपकी आवाज़ सुन के ना पता चल जाता है कि बस आज हम किसी अच्छे मौजू पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब है। नहीं, मैं तो ये आपकी हुस्न नजर है। मैं कहता हूँ मुझको मालूम नहीं हुस्न की तारीफ, लेकिन मेरी नजरों में हसीन वो जो तुम सा हो। तो बात ये है कि अंदाज गुफ्तगू और आप जो तारीफ तो किसी ऐसी जो चीज की जाती है जो इन्होंने कहा ना कि जो अमली हो, यानी अंदाज गुफ्तगू हो, रवैया हो, जो भी हो, और एप्रिसिएशन के बगैर जो भी है इंसान कभी भी आगे नहीं निकलता। आप चाहे अपने कुलीग के लिए करें या अपने स्टूडेंट के लिए करें या अपनी माँ के लिए करें, अपनी बीवी के लिए करें, और करें जरूर, उसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि मैंने सबक सीख लिया कि अगर आप अपनी बीवी की तारीफ नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी तल्ख होगी। तो आप अपनी बीवी की तारीफ करें। अच्छा, डॉक्टर साहब जी पूछिए। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, डॉक्टर साहब बात ये कि हम लोग बात जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तारीफ उनकी वो करते ही है, मतलब उनके अंदर वो यानी वो किसी की चीज देख के या तो वो जेलस हो जाते हैं या फिर उनको ये होता है कि मुझसे आगे क्यों निकल रहा है, क्यों निकल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक तो मुझे डेफिनेशन दे इसकी कि बेजा तारीफ क्या होती है और हकीकी तारीफ क्या होती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया याया ये कॉल करने के लिए। बल्कि आप ही के सवाल पे बिल्डअप करते हुए इमरान भाई, आपकी ये मौजूदगी से फ़ायदा मुझे उठाना है। मैंने कल देखा, आई थिंक हम में से कई लोगों की नज़र से एक वीडियो गुजरी होगी एलोइना की। एक छोटी सी बच्ची है 5 साल की, जो कि एक ब्लैक अमेरिकन सिया फार्म उसका चेहरा है, और उसकी अम्मा उनके बाल बना रही हैं, और बनाते बनाते ना अचानक बच्ची शीशे में देख के कहती है कि मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ, और ये कह के वो ज़ारों कतार रोने लगती है। माँ भी रोने लगती है, उसको कहती है बिकॉज ये मैसेजिंग हमारा मीडिया देता है कि आपके खूबसूरत या अच्छे लगने के लिए, आपकी तारीफ़ होने के लिए आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती और एक ख़ास सांचे में, रंग गोरा हो, बाल लंबे हों, सर्टन तरह की जिसामत हो। तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि तारीफ भी तो दिल में भी तो उतरनी चाहिए ना। हम कितना अपने ऊपर एक फेक खोल चढ़ा कर चढ़ते हैं, अपने आप को पूरा एतमाद दुनिया को शो करते हैं, लेकिन अंदर से जो हमारी इनसिक्योरिटी है, हमारी वो जो भूख है कि कोई हमें कहे कि हम अच्छे हैं, वो शायद शुरू में नहीं होती तो आखिर तक ये इनसिक्योरिटी रहती है। इसको कैसे पुर करें? क्योंकि पूरा आप देखें कि इस वक्त अमेरिका के हॉलीवुड स्टार्स उस बच्ची के लिए मैसेजेस कर रहे हैं, आर्टिस्टों ने उसको ट्रिब्यूट दिया है, बिकॉज नो चाइल्ड शुड ग्रो अप विद दैट फीलिंग कि मैं काफ़ी नहीं हूँ या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। देखिए, आपने अपने सवाल के जवाब भी खुद जो है वो दिया। इसका कंपनसेशन होता है तवज्जो से, अटेंशन से। तारीफ़ सिर्फ ये नहीं कि मैं यहाँ पे आके कहूँगा कि सिद्रा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने मुझे 9 बजे का वक्त दिया, मैं यहाँ 9 बजे हूँ ना, मैंने आपकी तारीफ़ की, एक्नॉलेज किया है। तारीफ़ इज़ वैल्यू। इस जहन में याद रखें कि जिसको हम अप्रिसिएशन कहते हैं, अप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू वैल्यू। ये एक वैल्यू है। वैल्यू दी जाती है, किस तरह दी जाती है? मेरे जेस्चर से दी जाएगी, मेरे लहजे से दी जाएगी, मेरे अल्फाज से दी जाएगी, बाज़ दफ़ा सिर्फ मेरी प्रेजेंस से दी जाएगी। आप अगर कोई शख्स रो रहा है और मैं उसके साथ में सिर्फ बैठा हूँ, राइट, एक हमदर्दी का एक जेस्चर देके बैठा हुआ हूँ और कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ।
और ये वैल्यू उस अप्रिसिएशन की तरफ जाएगी कि आई एम अप्रिशिएटिंग दैट द पर्सन इज गोइंग थ्रू सम ट्रबल टाइम एंड आई एम हियर। तारीफ का बाज़ दफ़ा सिर्फ हाथ पकड़ के की जाती है, बाज़ दफ़ा सिर्फ गले लगा के की जाती है, कभी सर पे हाथ रख के की जाती है। तो जब आप ये वाले जेस्चर्स जब दे रहे होते हैं ना, तो फिर ये बिल्कुल बंदे को नज़र आ रहा होता है। और कोई भी किसी भी हालत में बंदा इतना स्मार्ट होता है कि आपको पता है, आप हाथ मिलाते हैं, आपको पता है ये मेरे साथ नहीं है, हालांकि उसने टच किया हुआ है, वाइब्स आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। दैट पॉइंट ओनली उफेरा 7 साल की उम्र तक लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे के सामने अगर माँ बाप लड़ते हैं ना, तो वो ये नहीं देखता कि इनकी आपस में कोई नाचाकी है, वो समझता है मेरी गलती है। तो व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज अप इन दैट एनवायरनमेंट, उसमें कभी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हाँ। बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स में उनकी किस तरह तारीफ करनी चाहिए? अच्छा सिद्रा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एज अ मदर, एज अ पर्सन, जो भी आपके सराउंडिंग्स में है ना, लाइक ये जो तारीफ वाली चीज़ है ना, ये एक मेरा नहीं ख्याल कि इम्पोर्टेंट होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर मेरी कोई तारीफ कर रहा है तो उसकी सलाहियत है, ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें तारीफ करने की सलाहियत है। बट इफ एनीवन इज नॉट एडमायरिंग मी, डजंट मीन कि मैं कमतर हूँ या मुझ में किसी चीज़ की कमी है। आई शुड बी इनफ कॉन्फिडेंट। हमें बहुत बाद में पता चलता है ना उफेरा, लेकिन एक छोटे बच्चों वाली इस पे आ रही हूँ, ये चीज़ ना, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं जिनके साथ आप पल बढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स सबसे पहले होते हैं, ये आपने उनके अंदर डेवलप करना है, उनमें लाइक कॉन्फिडेंस देना है कि आप किसी से कमतर नहीं है। अगर आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन, कंटिन्यू विद दैट, मैं तुम्हारे पास वापस आती हूँ ब्रेक के बाद, लेकिन ये बड़ा अहम है। देखिए जी, टीचर्स, उनकी हौसला अफजाई आपको या तो बना सकती है, बिगाड़ सकती है। माँ बाप के कहे हुए अल्फाज ताहयात आपके साथ रहते हैं, तो वो नरमी के, शफकत के, हौसला अफजाई के होने चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कहा जाता है बड़े बड़े शहंशाहों का जवाल इसलिए हुआ क्योंकि दरबारी सिर्फ तारीफ़ें करते थे, काम नहीं करते थे। और यही तनबीह आजकल के हुक्मरानों को भी की जाती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, कि आपके इर्द गिर्द तो जो है ना, उनको कहा जाता है शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं, लेकिन असल में वो आपसे वफ़ा नहीं कर रहे क्योंकि वो झूठी तारीफ़ें कर रहे हैं। फ़ेरा, हम जो बात कर रहे थे कि एक बच्चे में एक कमी है, यानी अगर वो एक डिप्राइव टाइम से आया है और फिर इवेंचुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल अगर वो किसी मकाम पे पहुंच जाता है, उसके इर्द गिर्द सिर्फ उसको तारीफ करने वाले लोग मिल जाएं, तो अलार्म बेल बजना चाहिए। बिल्कुल अलार्म बेल बजनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तारीफ़ें भी आपको कमज़ोर कर देती है। ऐसे ये मेरा बेटा एक दिन मेरे पास आया, मामा आई एम डूइंग हार्ड वर्क इन मैथमेटिक्स, लेकिन टीचर कभी मेरी तारीफ़ नहीं करी होती, बाकी बच्चों को ज़रूर एडमायर करी होती। मैंने कहा बेटा आपकी टीचर शायद आपको और ऊपर देखना चाहती है, बिकॉज आई नो शी इज़ योर टीचर, शी डेफिनेटली लव्स यू ना। तो लेकिन शी इज़ जो आपके इर्द गिर्द में अलाउंस भी बाकी है ना, वो उसको रिकवर करना चाहती है। ये हो गई बात उन लोगों की जो वाकई में आपसे प्यार करते हैं। सही है, कुछ लोग तारीफ आपको नेगेटिव ले जाने के लिए भी करते हैं कि जैसे स्टॉप यू आर है ना, बहुत जबरदस्त हो गया काम तुम्हारा। तो ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए जो कि आपकी तरबियत में, आपके पेरेंट्स में, जो आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं, वो आपको सिखाएंगे। और आप कितने इम्प्रेशनेबल हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है फ़ेरा, तुम्हारा क्या तज्जिया है कि लीडर तो लीडर इसलिए बनता है ना क्योंकि उसमें अपने आप में एक ग्रिट, एक बिलीफ होता है। हर लीडर लेकिन एक पॉइंट पे पहुंच के जो है ना, वो कान का कच्चा क्यों बन जाता है? आई थिंक इट्स पॉलिटिक्स, यानी वो इतनी आपको आदत डालते हैं क्योंकि अगर आप लीडर हैं तो आपको हर चीज की अच्छी समझ है। अगर आप कहीं पे जाके उस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो डेट्स मीन ऐसा नहीं हो सकता आपको सेंस नहीं है कि सामने वाला क्या सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है, जिसके बारे में कह रहा है आप उसको नहीं जानते, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो अगर आप कान के कच्चे बन रहे हैं, दैट्स मीन दैट इज योर फॉल्ट। ना तो उसका फॉल्ट है जिसके बारे में आप गलत समझ रहे हैं, ना तो उसका फॉल्ट है जो आपको गलत बता रहा है। आपके ऊपर ही है। मुझे अगर कोई कुछ किसी के बारे में बोलेगा तो मैं डायरेक्टली उस पर्सन के बारे में सोचूंगी जिसके बारे में कहा जा रहा है, एंड क्रिएट माई ओन व्यूज, ना कि मैं उधर जाऊंगी ना मैं उधर जाऊंगी, एंड डेफिनेटली डील द पर्सन विद my own opinion and everything like और that. कॉन्फ्लिक्टिंग आपकी राय से मुख्तलिफ राय, जिसको हम कभी कभी अपनी अपने ऊपर तनकीद समझ लेते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए, वो आपको सही रास्ता भी दिखा रही होती है। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, राशिद बोल रहा हूं। क्या हाल चाल है राशिद साहब? आप ठीक हैं? जैसे आपका है माशाल्लाह कि नो डाउट कि वेल बिहेव्ड और सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी है आपकी, शुक्रिया। ये एक ड्यू बनता है
लेकिन मैंने एक चीज ये देखा है जिंदगी में कि कई लोग तारीफ अर्न करने के लिए ही काम करते हैं, उनका फोकस ही इस चीज पे आ जाता है। थोड़ा सा एस्पेक्ट ये भी है, वो भी इस पे मैं डिस्कशन चाहूंगा। एक फनी सा नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कई दफा हम पीपल प्लीजिंग में इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो रुकावट बन जाती है। हम बोल्ड स्टेप्स उठाने से डरते हैं ये सोच के कि यार इससे तो फिर तनकीद आएगी मेरी तरफ। जैसे बीवी का मामला है तो तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक पुराना किस्सा है कि वो शौहर खाने के लिए जब बैठते हैं, वो बीवी खाना देती है तो वो फौरन पहला लुकमा लेते ही वो कहता है कि यार इसमें नमक थोड़ा तेज डाल दिया, ज्यादा है। हाँ। तो वो फिर किचन में वो खड़ी हुई होती बीवी, तो वो जो मसाले वाला डंडा होता है वो उठाती है तो वो फौरन कहता है पर जायका खूब बस। बल्कि राशिद साहब, आपकी बात से मुझे ख्याल आया, आपको पता है कि वो कौन सी तारीफ है जिससे आप अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह बचा सकते हैं? वो कौन सी तारीफ है? वो यही है कि आप मिसेस के साथ जब आप अपनी बीवी को ये कहें कि तुम शादी ही बहुत प्यारी लगती हो। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। इमरान भाई, ये तारीफ ना बेहतरीन बचत का फॉर्मूला है, क्या कहते हैं आप? नो मेकअप, नो मेकअप, सैलून पे जाने की क्या जरूरत है, तुम शादी ही बहुत प्यारी लगती हो। लेकिन ये तो उसका हक है ना। देखिए, जीनत जो है उसका हक खातून को तो दीन ने दिया है ना, तो आप ये बचत के जो छिछोरे हरकत करने कुछ बेहतर तरीका निकाले आप बचत करने का। बेहतर कोई तरीका निकाले और ये चलेगा नहीं तो इतने दिन, क्योंकि तकारीब में भी जाना आप भी परेशान हो जाएंगे। तकारीब में भी जो है आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, ये मेरे साथ कौन है, मेरे पास कौन है। आपकी भी दिलचस्पी जब भी होगी ना, जब वो जाहिर है वो एक हसीन जो है। अच्छा, ये मैं बात वैसे समझना चाहती हूँ कि हम जब भी तारीफ और हौसला अफजाई की बात करते हैं इमरान भाई, खातूनी जहन में आती है कि वो बेचारी पूरा दिन घर में, उसके रख रखाव की, उसके हुलिये की, उसकी शक्ल की तारीफ करो। आदमियों को भी तो तारीफ पसंद होती होगी ना। अक्सर मैं देखती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि एक स्पेस आ गई, कोई तीसरा व्हील आपकी शादी में या आपकी रिलेशनशिप में आ गया, तो वो फुकदान क्या तारीफ का ही होता है? मर्द को तारीफ पसंद है। हमारे यहाँ गैप, आपने बात सही कही है कि नॉर्मली जो घर के अंदर बच्चे होते हैं उनमें लड़कों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होती है, उन्हीं के एक्ट को ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा होता है। और फिर जब ये ज़ाहिर है मर्द हो जाता है तो फिर वो बेचारा का लफ्ज़ जो है वो जब शादी हो गई था वो बेचारा, यानी इसका मतलब वो पीसी रहा होगा और वो सब कर रहा होगा। बाज़ दफ़ा वो एक्ट भी कर रहा होता है, लेकिन मैंने कहा शुरू में मंगनी होती है तो आपकी जो मंगेतर है वो लड़के की कितनी तारीफ करती है, आप कितने समझदार हैं, आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है सिर्फ अंडे डबल रोटी के रिमाइंडर्स आ रहे होते हैं। कर भी तो यही रहा होता है ना, खुद अपनी तारीफ एक्सपेक्ट कर रही होती है। आप अपने हस्बैंड की ना उसके तैयार होने पे, बल्कि उल्टा आप उसको कहते हैं तुम तैयार होते हो, पूरा कमरा पीछे गंदा छोड़ जाते हो, वो उसके बाद इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती है। इससे भी आगे क्या चक्कर है भाई? तैयार आज ये शर्ट पिंक पर्पल, आज कुछ बात है क्या? वो तो थोड़ा सा उधर भी जो है चला जाता है, संभल के भी जो है वो। अब वो देखें ना, अब तभी तो देखें वो, अगर आप समझ रही हैं कि आपके हस्बैंड का सास की तरफ झुकाव ज्यादा है, क्योंकि सास आज भी कहती है मेरा शहजादा कितना प्यारा लग रहा है। आपने बड़ी प्यारी बात कही है। डेफिनेटली ये है कि अगर वाकई उसके लिए तो शहजादा है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा जो है मतलब फूल के फटने वाला है। कैसा खाया ही नहीं जा रहा, कितना कमजोर फटने वाला है वो, कितना कमजोर लग रहा है। एक्चुअली इस मामले में माँ ना कभी भी इनसिक्योर नहीं हो सकती तारीफ करते हुए। बीवी थोड़ी हो जाती है कि यार बीवी के और बड़े मसाइल होते हैं, वो जो और मुश्किलें होती हैं आपस की, वो पिछला कोई खाता होता है जो सेटल करना होता है, कहते हैं अगर अच्छा लग भी रहा है मैं तारीफ नहीं कर सकती, अभी तो मेरी कल वाली लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो कह रही हो, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो है, एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन, ये वैल्यू है और इसकी ज़रूरत। और मैं सब यकीन माने जो आजकल की मेरी बहनें ज़्यादा सुन रही होंगी, जो आजकल के माशी हालात हैं और उसमें जिस तरह फाइट कर रहा है कोई भी आपका जो मर्द है, भाई है, बाप है, बेटा है, शौहर है, वाकई उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, वाकई उसके जेस्चर की बहुत ज़रूरत है, वाकई उसकी एक्नॉलेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। नौकरियां नहीं है, तनख्वाहें नहीं है, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मार्केट के अंदर बिजनेस नहीं है, 15% ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बॉस भी अप्रिशिएटिव नहीं है, वो पता नहीं कितनी सुन के घर आता है। वो भी यही है ना कि वो उस एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह जो है वो चलाने की कोशिश कर रहा है। और अब ऐसे टाइम के ऊपर आपके जो मीठे बोल है ना, वो आदमी को सपोर्ट दे देते हैं और कहते हैं जी हम साथ जो है वो चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, फेरा। आई थिंक इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन।
एंड अप्रिसिएशन हम सबको चाहिए। जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं वहां दीजिए भी। हर चीज़ में कहते हैं ना, देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। आप तारीफ करेंगे, अगला शर्मा शर्मी में तारीफ कर देगा आपकी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।